एक कर्मचारी 19 साल से अपनी नौकरी को ईमानदारी से कर रहा था। बाखूबी जो उसे काम दिया जाता, वो उस काम को अंजाम पे पहुंचाता। लगातार वो कई सालों से ऐसी नौकरी कर रहा था। दरअसल में उसका जो काम था, वो नदी के आसपास के इलाकों की सफाई करना था, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थान था और वहां पर नदी थी। नदी में लोग स्नान करते और कभी कभी अपने वस्त्र वहां पर छोड़ जाया करते, कुछ गंदगी कर दिया करते। तो इस व्यक्ति का काम था उस नदी और धार्मिक स्थान की रखवाली करना, साफ सफाई करना। पर तभी उस काम को करते करते उसे एक काम और दिया जाता है। उसे काम दिया जाता है बॉडियों को दफनाने का। और वो जो शरीर दिए जाते हैं, जो बॉडी उसे दी जाती है दफनाने के लिए, वो ज़्यादातर या तो महिलाओं की होती है या लड़कियों की होती है। बिना कोई सवाल किए उसे इस काम करने को कहा जाता है। वो साफ सफाई करता और जब भी उसे काम दिया जाता, उस काम को बाखूबी अंजाम पहुंचाता। गड्ढा खोदता, वो देखता कि लड़की की लाश है या औरत की लाश है, और उस लाश को वहां पर दफना देता। बिना कोई सवाल पूछे अपना काम निरंतर लगातार कई वर्षों तक करता रहा। पर उसकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब सन 2014 के समय एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसे एक लड़की की लाश दी जाती है और कहा जाता है कि इस लड़की को दफना दो, वहां पर हमेशा हमेशा के लिए इसे छोड़ कर आ जाओ। वो जाता है, उस लड़की को दफनाता है और कोई सवाल नहीं पूछता है। पर जब वो घर वापस आता है तो उस लड़की की शक्ल जो होती है उसके सामने लगातार घूम रही थी, और वह अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि जो लाश होती है वो उसकी पहचान वाली लड़की की होती है। और अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते उसने 11 साल का समय व्यतीत कर दिया। पर जो लाशों के सपने थे, लाशों का बोझ था, उस बोझ को लेकर वह अपने आप पे जी नहीं पा रहा था। आखिरकार वो 11 साल बाद लौटता है और पुलिस के पास जाता है और कहता है कि साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कई लाशों को दफनाने का बोझ है। इसको लेकर मैं कई सालों तक भागता रहा, पर अब मैं अपने आप को भाग नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब मुझ में भागने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो मेरी बात को सुन लीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। और आज की जो सच्ची घटना की हम बात करने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक जिले का एक जगह है कन्नड़, और वहां का एक गांव लगता है धर्मस्थला। वहां पर एक व्यक्ति होता है नकाबपोश। हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई 2025 की। पुलिस अधिकारी को पत्र के माध्यम से बताया जाता है कि 1995 में मैं धर्मस्थला के पास नेत्रावती नेत्रावती एक नदी है, वहां के पास सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। मेरा काम था वहां साफ सफाई करना। एक दिन उसे एक लाश दी गई और बोला गया कि इस लाश को दफना दो। वो गड्ढा खोदता है और देखता है कि वो लाश लड़की की होती है। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। कई जगह से उसे नोचा गया था और कपड़ों के नाम पर उसके शरीर पर नाम मात्र के अंग वस्त्र थे। जब वो उसे दफनाने के लिए पलटाता है तो चेहरा देखता है, तो वो देखता है कि वह जो लड़की थी उसकी परिचित थी, पहचान वाली थी। पर वो उस लड़की को वहां से दफनाता है और तुरंत उस काम को खत्म कर कर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही पत्नी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पूरा घर का सामान, जरूरी कागजात, जेवर, पैसे अपने पास रख लो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब हमेशा हमेशा के लिए हम इस शहर को, इस गांव को, इस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। और वो करता भी वैसा ही है, वहां से भाग जाता है और लगभग 11 साल तक उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में, उस स्थान पे कभी नहीं आता है। पर जितने भी साल उसने बिताए, जितनी भी रातें उसने बिताई, हर रात उन लाशों की आत्माएं उसे परेशान करती रहीं, उसकी अंतरात्मा पर सवाल पूछती रहीं, वजन भरकर बैठी रहीं कि आखिर तूने ऐसा किया तो किया क्यों। जबकि उसका उसमें कोई पार्ट था या नहीं था, एक जांच का विषय है। पर वह आत्माएं उसे परेशान करती थी, उससे सवाल पूछती थी कि तूने हमें दफना कर इस पाप में अपना हिस्सा क्यों बनाया। 11 साल तक वो भागता रहा, और जब वो थक गया तो वो लौट कर पुलिस अधिकारी के पास आता है। बताता है कि साहब, जब मैंने सफाई कर्मी के तौर पर इस नौकरी को ज्वाइन किया था, तब मेरी उम्र लगभग 19-20 साल के आसपास थी, और आज मेरी उम्र 41 40-41 साल के आसपास है।
मैंने कई सालों तक इस काम को किया है, कई लाशों को दबाया है, गड्ढे में खोद कर उन्हें दफनाया है, और मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने कितनी लाशों को दफना दिया। पर मेरी अंतरात्मा ने सवाल मुझसे जब पूछा, जब मैंने 2014 में अपने ही परिवार की लड़की को वहाँ पर दफनाया, और वहाँ पर इस काम को अंजाम देने के बाद जब मैं घर पहुँचा, तो मेरी अंतरात्मा मुझसे सवाल पूछती रही कि आखिर तूने ऐसा किया तो किया क्यों। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सामान इकट्ठा करो, ज़रूरी कागजात पे से रखो, और हम वहाँ से भाग गए। मुझे अंजाम का पता था कि एक न एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, पर मैं पकड़ा नहीं गया। पर उस अंतरात्मा ने मुझसे बार बार सवाल पूछा। उन प्रेत आत्माओं ने, जिन लोगों को मैंने दफनाया, वो मुझे परेशान करती रहीं, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब तक मैंने इस बुरे काम को अंजाम दिया। कोई पत्र लिखता है और पत्र के माध्यम से एसपी साहब को, पुलिस अधिकारियों को पूरी बात बताता है, और ये बोलता है कि ये जिसने भी ये काम कराया वो बहुत बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं। मैं किसी का नाम इस पत्र में नामजद नहीं ले रहा हूँ, पर जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं सामने आकर उसको बताऊंगा। अब 4 जुलाई को पत्र के आधार पर जिस व्यक्ति ने पत्र दिया उस पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, मामले की जांच शुरू की जाती है, पर कोशिश की जाती है कि ये मामला मीडिया में हाईलाइट ना हो, मीडिया के सामने ना आए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। धीरे धीरे कर कर ये मामला ना केवल कर्नाटक प्रदेश बल्कि उसके बाहर अपितु पूरे भारत राज्य में फैल जाता है, और सभी को इस नकाबपोश के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है कि आखिर ये नकाबपोश है तो है कौन। अब उस आदमी को नकाबपोश बना दिया जाता है, उसके पूरे शरीर को कवर कर दिया जाता है एक नकाब से, उसका चेहरा भी ढक दिया जाता है। आंखों पर जो नकाब लगाते हैं वो आंखों से थोड़ा दूर होता है। उस नकाब में से वो तो पूरी दुनिया को देख सकता था, पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैमरा, कोई भी सैटेलाइट उस व्यक्ति के चेहरे को नहीं देख सकती थी। इस सुरक्षा की दृष्टि से किया गया कि आखिर उस पर कोई हमला ना हो जाए, उसकी जान को खतरा ना रहे, क्योंकि जिन लोगों के इशारे पर उसने इतनी लाशों को दफनाया है वो काफ़ी प्रभावशाली लोग होंगे, और अपने आप को बचाने के लिए कोई भी उसके साथ कोई गलत कार्य कर सकता है। तो पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से उसे पूरी बॉडी पर नकाब पहना देती है और नकाबपोश बना देती है। वो तो दुनिया को देख सकता है, पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैमरा उसकी आंखों को ना उसको देख सकता है। वो अपने 164 के बयान दर्ज कराता है, वहाँ से न्यायालय में उसे पेश किया जाता है। न्यायालय से उसे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। बात फैलती है, मीडिया में आती है, प्रिंट मीडिया में छपती है, न्यूज़ पर चलती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और एसआईटी की जांच का वचन देते हैं और एसआईटी का गठन करते हैं। इसके बाद एक टीम बनाई जाती है, उसमें 15 से 20 बड़े पुलिस अधिकारी रखे जाते हैं, फॉरेंसिक टीम रखी जाती है, लोकल पुलिस को साथ में लिया जाता है, विशेषज्ञों को साथ में लिया जाता है, और 29 जुलाई 2025 को जांच शुरू हो जाती है। नकाबपोश व्यक्ति को पुलिस सिक्योरिटी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया भी साथ में रहती है, नदी के पास लेके जाया जाता है। वो पूरे नकाबपोश रहता है, वो जगह चिन्हित करता है, 10 जगह, 20 जगह, 25 जगह और 35 जगह, जितनी भी जगह उसने चिन्हित की वहां पर सभी जगह बैरिकेड्स कर दिए गए। जेसीबी मशीन बुलाई गई ऊपर की मिट्टी को हटाने के लिए, क्योंकि मामला काफ़ी पुराना था। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, मजदूर बुलाए गए, ताकि ऊपर की मिट्टी को जेसीबी से हटा दिया जाए, और बाकी जो कब्र के गड्ढे की खुदाई है वो फावड़े के माध्यम से और अन्य उपकरण के माध्यम से की जाए। पर 29 जुलाई 2025 को बहुत तेज़ बारिश होती है। उस दिन खुदाई का काम ज़्यादातर हो नहीं पाता है, काम को रोक दिया जाता है। फिर 30 तारीख को फिर से खुदाई की जाती है और काम को आगे बढ़ाया जाता है, पर उस दिन भी खास कुछ मिलता नहीं है। फिर अगले दिन जब खुदाई की जाती है तो वहाँ पर एक एटीएम कार्ड मिलता है, एक दस्तावेज मिलते हैं। उस एटीएम पर जो नाम लिखा हुआ था, उस नाम के आधार पर उस महिला के घर पहुँचा जाता है। महिला कर्नाटक से कोसों मील दूर रहा करती थी, जिसका नाम होता है सिगम्मा, और उसके बेटे का नाम होता है संजय। सिगम्मा तो जिंदा थी, पर उसका बेटा संजय गायब था। वो कहती है कि मेरा बेटा नदी में, नेत्रावती नदी में कुछ साल पहले स्नान करने गया था, पैसों की ज़रूरत थी तो मेरा एटीएम ले गया था, और वहाँ से लौट कर कभी वापस ही नहीं आया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई,
पर आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। खुदाई फिर से जारी की जाती है तो लगातार कंकाल मिलना शुरू हो जाते हैं। कंकाल मिलते हैं पर बॉडी की जो हड्डियां थी वो काफ़ी पुरानी थी, जिनसे जान पाना नामुमकिन था कि पुरुष हैं कि महिला हैं। फॉरेंसिक टीम को लैब में जांच के लिए उन हड्डियों को भेज दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये शरीर है, ये डेड बॉडी है, किसकी है, महिला की है या पुरुष की है, कितने समय पुरानी है, कत्ल का तरीका क्या रहा होगा, कत्ल कैसे किया गया, क्या इनके साथ पहले रेप किया भी गया कि नहीं। ये फॉरेंसिक टीम जब जांच करेगी, लैब से जांच रिपोर्ट आएगी, तभी उसके बाद पता चलेगा। लगातार खुदाई की जाती है और फॉरेंसिक टीम जब कंकाल निकालती हैं और जब भेजती हैं तो फॉरेंसिक जांच के लिए उनको भेज दिया जाता है। ये बात जब धीरे धीरे करके फैलती है, मीडिया में आती है, तब एक महिला सामने आती है और बोलती है कि सन 2000 से पहले 1998-99 के आसपास मेरी बच्ची भी अचानक यहीं से गायब हो गई थी। मैंने शिकायत लिखाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ प्रभावशाली लोगों का इसमें हस्तक्षेप था जो सामने कभी नहीं आए और ना ही मैं उन्हें जानती हूँ। तो उसकी वजह से मेरी बेटी की एफआईआर नहीं हो पाई और ना ही मुझे आज तक कोई न्याय मिल पाया। पुलिस इस जांच को आगे बढ़ाती है और उस नकाबपोश की निशानदेही पर खुदाई की जाती है और वहाँ से कंकाल मिलना शुरू हो गए। लगभग ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 400 से अधिक लाशों को वो नेत्रावती नदी के आसपास गड्ढा खोद कर दबा चुका है। अभी कंकाल मिलना शुरू हुए हैं और वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। एक नकाबपोश व्यक्ति जिसने लगभग इतनी लाशों को, महिलाओं की लाशों को वहाँ पर दफना दिया, इक्का दुक्का ही पुरुष की लाशें वहाँ पर थीं, पर उस लाशों के बोझ ने उसे जीने नहीं दिया और आखिर 11 साल भागने के बाद भी उसने समर्पण कर दिया और अपने जुर्म को कबूल लिया। महिलाओं के साथ ये अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, पर जुर्म कितना भी संगीन हो, जुर्म कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, पाप कभी न कभी सामने आ ही जाता है। वही इस कहानी में हुआ। नकाबपोश 11 साल तक भागता रहा, पर 11 साल भागने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अभी नकाबपोश पुलिस की कस्टडी में है। अभी देखना है जांच में आगे क्या क्या आता है। ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जो भी जांच सामने आएगी अगली स्टोरी में आपको ज़रूर बताऊंगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।